बादलों का घर मेघालय देश के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक। चेरापूंजी मेघालय का एक छोटा पहाड़ी शहर है। शहर छोटा ही सही, लेकिन औसतन 1400 सेंटीमीटर से भी अधिक सालाना बारिश के कारण संसार के सबसे नम स्थानों में से एक माना जाता है। सिर्फ हवाई के माउंट वयावले में ही यहां से 300 मिलीमीटर अधिक सालाना बारिश होती है। चेरापूंजी के खाते में कई और कीर्तिमान भी हैं। अगस्त 1860 से जुलाई 1861 के बीच 12 महीनों में यहां सबसे ज्यादा 1402 इंच बारिश दर्ज की गई और 1861 के सिर्फ एक जुलाई महीने में ही सबसे ज्यादा 360 इंच वर्षा का विश्व रिकॉर्ड भी चेरापूंजी के ही नाम है। और यही नहीं, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 महीने के समय के आंकड़े में अधिकतम वर्षा यहीं आकी गई है। ये सभी रिकॉर्ड 1861 में ही स्थापित हुए हैं। चेरापूंजी में ही सितंबर 1974 में 4 दिन के भीतर संसार की अधिकतम वर्षा दर्ज की गई। इसी विशेषता की वजह से यह छोटा सा शहर न सिर्फ दुनिया की नजरों में आया, बल्कि इसमें सारे देश के पर्यटकों को भी आकर्षित किया। वास्तव में चेरापूंजी उत्तर पूर्वी भारत के सबसे अधिक दर्शनीय स्थानों में से एक है। सख्त पहाड़ी चोटियां, गरजते झरने, किसी साफ दिन जब बारिश ना हो तो बांग्लादेश के खुले मैदानों का विहंगम दृश्य, राज्य वन विभाग उद्यान तथा चूने की गुफाएं और उनमें बनने वाले स्टेलेग्माइट्स और स्टेलेक्टाइट्स दशकों से यहां आने वालों को आकर्षित करते रहे हैं। शिलांग से चेरापूंजी तक की यात्रा पहाड़ों से होती हुई और बादलों और धुंध से ढके घने जंगल यात्रियों को रोमांचित कर देते हैं। कभी-कभी किसी मोड़ पर कोई वाहन घने अभेद कोहरे में फंस जाता है और ऐसे में यात्रा जारी रखना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और अगर वर्षा होने लगे तो स्थिति और भी जटिल हो जाती है। यहाँ की बारिश की तुलना कहीं और की वर्षा से नहीं की जा सकती, क्योंकि जब यहाँ पानी बरसता है तो बस झड़ी लग जाती है। सड़क पर अचानक ही मिल जाने वाली आश्चर्यजनक स्थितियां और मुसीबतें इस स्थान की सुंदरता की तुलना में कुछ भी नहीं है। 488 वर्ग किलोमीटर में फैला चेरापूंजी मेघालय राज्य के सोहरा सिविल सब डिवीजन का मुख्यालय और खासी साहित्य का, संस्कृति का केंद्र है। शहर में स्थित भव्य इमारतों के खंडहर शानदार इतिहास की कहानी कहते हैं। पिछली सदी में चेरापूंजी अविभाजित आसाम की राजधानी और महत्वपूर्ण प्रशासकीय केंद्र हुआ करता था। 1864 में चेरापूंजी की जगह शिलांग ने ले ली और तब से इसने अपना राजनीतिक महत्व खो दिया। अब चेरापूंजी यहां पैदा होने वाली कई किस्म के कृषि उत्पादों का मुख्य बाजार है। ल्यू सोहरा या स्थानीय बाजार
अपने आप में एक आकर्षण है। ये बाजार न सिर्फ स्थानीय वस्तुओं का व्यापार करता है, बल्कि यहाँ के सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण का आईना भी है। बाजार की ज्यादातर दुकानें महिलाओं द्वारा ही चलाई जाती हैं, जो कि यहाँ प्रचलित मातृसत्तात्मक खासी समाज को दर्शाता है। चेरापूंजी का मौसम मॉनसूनल सब ट्रॉपिकल है। इसे यहाँ के अलग-अलग सूखे और नम वातावरण मेसोट्रॉपिकल अल्ट्रा हाइपर ह्यूमिड भी कहा जाता है। अगस्त यहाँ सबसे गर्म महीना होता है। अधिकतम औसतनी तापमान 23.1 सेंटीग्रेड और न्यूनतम 18.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मार्च और अप्रैल वसंत का मौसम है। इस मौसम में यहां जोरदार हवाएं चलती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में पाइथा कहते हैं। बरसात का मौसम मई से अक्टूबर तक चलता है। इस दौरान यहां का वातावरण पानी और वाष्प से भरा होता है। आर्द्रता 90% तक बढ़ जाती है। चेरापूंजी की 95% वाष्प इसी मौसम में होती है, बाकी 5% पूरे साल भर में। सबसे अधिक बारिश जून से सितंबर के बीच होती है, जब मॉनसून बंगाल की खाड़ी से उठकर बांग्लादेश के मैदानों को पार करता हुआ खासी की पहाड़ियों से टकराता है। चेरापूंजी के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित होने के कारण मॉनसून काफी तेजी से आता है और अचानक ऊंचाई बढ़ने के कारण वाष्प से भरी हुई हवा अचानक ठंडी हो जाती है, जिसका नतीजा है भारी मात्रा में वर्षा। मगर अब ये बीती बात हो चुकी है। अब अधिकतम वर्षा चेरापूंजी से थोड़ी दूर एक दूसरी पहाड़ी पर स्थित मासिनराम में होती है। मासिनराम में चेरापूंजी के रिकॉर्ड को पार करते हुए 700 इंच सालाना वर्षा दर्ज की गई। ये जगह वहां की एक गुफा में मौजूद एक बहुत बड़े स्टेलेग्माइट की वजह से भी मशहूर है, जिसे स्थानीय भाषा में माजिम्बुए कहते हैं। चेरापूंजी में अब पहले की तरह वर्षा क्यों नहीं हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ सूचनाओं के अनुसार अब अधिकतम वर्षा चेरापूंजी के बजाय मासिनराम में होती है। चेरापूंजी और मासिनराम दोनों एक ही भौगोलिक क्षेत्र में हैं, इसलिए दोनों क्षेत्रों में बारिश भी एक जैसी होती है। भारत के भूगर्भ सर्वेक्षण के भूतपूर्व निदेशक श्री पी.के. गुहाराय ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि चेरापूंजी की पहाड़ों पर मिट्टी का आवरण बहुत पतला है, जो कि बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ जगहों पर तो इसकी मोटाई 1 मीटर भी नहीं है, और इसके अलावा चट्टानों के टूटने और अत्यधिक मात्रा में सपाट क्यारियों के होने के कारण बारिश का सारा पानी बह जाता है। ऊपरी मिट्टी के अभाव में वनस्पतियां जड़ नहीं पकड़ पाती और इसीलिए पनप नहीं पाती हैं। चेरापूंजी अब बंजर दिखाई पड़ता है। शहर का ज्यादातर हिस्सा अब वन रहित है। कहीं-कहीं थोड़ी बहुत हरियाली दिखाई पड़ती है, जिन्हें 3 तरह की वनस्पतियों में बांटा जा सकता है। बड़े पत्तों वाले सदाबहार वन, समाप्त होते हुए देवदार के पेड़ों का वन और घास के मैदान। चेरापूंजी क्षेत्र के जंगल अब सिर्फ 2 हिस्से शेष बचे हैं। एक चेरापूंजी के पास मौसमई में चूना पत्थर की गुफाओं के आसपास लगभग 6 वर्ग किलोमीटर में फैला तपोवन। इस तपोवन को देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। स्थानीय खासी लोग मानते हैं कि यहां के पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने से देवता नाराज होंगे। इसी धार्मिक विश्वास ने इस जंगल को बचाया हुआ है। यहां बहुत प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। पेड़ों के अलावा यहां कई किस्म की झाड़ियां और पौधे भी पाए जाते हैं। इस तपोवन में सुंदर ऑर्किड,
बेलें और मॉस भी हैं। आरक्षित जंगल लगभग 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी देखरेख ग्राम समिति द्वारा की जाती है। Here in Cherrapunji, mainly we have two type of forest. Number one is the reserve यहाँ forest. चेरापूंजी में दो तरह के जंगल हैं। Second पहला one तो is रिजर्व फॉरेस्ट है community forest. और दूसरा है कम्युनिटी This one is फॉरेस्ट। extending. जैसा ये जंगल है जहाँ हम खड़े Community हैं, forest is, कम्युनिटी located फॉरेस्ट by का रख रखाव गाँव के लोग करते हैं। Community forest is कम्युनिटी maintained फॉरेस्ट खास तौर से गांव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। of that people. गांव वालों को जब भी जलाऊ लकड़ी की जरूरत हो या फिर इमारती लकड़ी की, वे अपनी इस जरूरत को कम्युनिटी फॉरेस्ट से पूरा कर लेते हैं। To that community forest, and they may bring from there what they require. They will allow. That means the village allowed them to do like that. चेरापूंजी की खास बात यह है कि यहाँ ऑर्किड खूब पैदा होता है। इनमें से कई तो दुर्लभ हैं, लेकिन स्थानीय लोग इन दुर्लभ वनस्पतियों को थोड़े से पैसों के लिए यहाँ आने वाले लोगों को बेच देते हैं। ये वनस्पतियां लोगों को बहुत आकर्षित करती हैं और वे इन्हें खरीद लेते हैं बिना ये समझे कि इन्हें पनपने के लिए चेरापूंजी का वातावरण ही अनुकूल है। और इनमें से अधिकतर वनस्पतियां या तो यात्रा के दौरान या फिर उसके अंत तक मर जाती हैं। इस चलन को रोकना होगा, वरना ये वनस्पतियां चेरापूंजी से लुप्त हो जाएंगी। यूं भी इनमें से कई तो लुप्त होने की कगार पर हैं। चेरापूंजी में सर्दियां खुशगवार होती हैं और नवंबर से फरवरी तक चलती हैं। जनवरी में यहां अधिकतम और न्यूनतम औसत तापमान 16.2 सेंटीग्रेड और 7.7 सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। हालांकि यह मौसम पर्यटन के लिए अच्छा हो सकता है, परंतु चेरापूंजी घूमने के लिए यह समय उपयुक्त नहीं माना जाता और इसका कारण चौंकाने वाला है। सर्दी शुरू होते ही शहर और आसपास के निवासी नगर निगम के नलों से बाल्टियां भरते हुए दिखाई पड़ते हैं। हर दिन नलों में पानी खत्म हो जाने तक यह सिलसिला चलता रहता है। वास्तव में रोजमर्रा का पानी इकट्ठा करने में ही आधा दिन निकल जाता है और कुछ लोग तो इस स्थिति का फायदा उठाकर पैसा भी कमाते हैं, यहां तक कि 20 रुपए प्रति बाल्टी बेचकर। जिन लोगों को पानी नहीं मिल पाता और जो ऊंचे दामों में पानी नहीं खरीद सकते, उन्हें पानी के लिए मीलों चलकर उन झरनों तक जाना पड़ता है जो अभी भी जीवित हैं। सर्दियों में इस क्षेत्र में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जिसे संसार के सबसे नम स्थानों में से एक माना जाता है। राज्य जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग द्वारा चेरापूंजी की जल आपूर्ति प्रणाली काफी कर जनसंख्या को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। जनसंख्या बढ़ने और उससे जुड़ी हुई अन्य जरूरतों के बढ़ने के कारण यह प्रणाली अधिक भार नहीं झेल सकती। क्या यह प्रणाली फेल हो गई है? इसका समाधान या जवाब इतना आसान नहीं है। इसका रहस्य इस क्षेत्र में पर्यावरण और पिछले कुछ समय में इसमें हुए परिवर्तन में छिपा है। ये सभी जानते हैं कि चेरापूंजी में रिकॉर्ड वर्षा होती है, लेकिन जाड़ों में यहाँ पानी की कमी हो जाती है। इसका कारण है पुरानी जीर्ण शीर्ण पाइपलाइन और जल के स्रोतों का नष्ट हो जाना। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि भी एक कारण है। लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए इन दिनों हम एक योजना पर काम कर रहे हैं। इस योजना का नाम है चेरापूंजी वाटर सप्लाई स्कीम। इस योजना को केंद्र सरकार कर रही है। योजना के पूरा हो जाने पर चेरापूंजी के सभी निवासियों को भरपूर पानी मिल सकेगा। पर्यावरणविद मानते हैं कि वनों के काटे जाने और घास के मैदानों के जलाए जाने ने इस क्षेत्र को कहीं अधिक नुकसान पहुंचाया है।
क्षेत्र में वनों और वनस्पतियों के न होने से बारिश का पानी जमा नहीं हो पाता। जंगलों के कम हो जाने के कारण मरे हुए पेड़ पौधों के अवशेषों का भी अभाव हो गया है, जो कि बारिश के मौसम के बाद जमीन के पानी और झरनों को जीवित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। पर्यावरणविदों के पास इस कथन के पक्ष में कई सबूत मौजूद हैं। इस क्षेत्र में मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ के अधिकतर पहाड़ या तो बिना मिट्टी के हैं या फिर इन पर बहुत थोड़ी वनस्पतियां रह गई हैं। मगर चेरापूंजी हमेशा ऐसा नहीं था। यह कभी बड़े-बड़े पेड़ों वाले जंगलों से घिरा हुआ था। इस जंगल में सामान्य वनस्पतियों के अलावा लगभग 250 किस्म के फूल पौधे और ऑर्किड्स भी पैदा होते थे। सैकड़ों किस्म की तितलियां और कई तरह की जोंक, जिन्हें बफलोस कहा जाता था, यहां पाए जाते थे। 3 दशकों से भी लगातार पेड़ों के गिरने और काटे जाने के कारण ये जंगल खत्म हुए। इस क्षेत्र में पानी की कमी का एक और भी कारण है, झूम खेती, यानी जगह बदल बदल कर खेती करना, जो कि उत्तर पूर्व भारत में आम बात है। इस क्षेत्र के किसान ज्यादातर इसी तरह की खेती में लगे हुए हैं, क्योंकि पहाड़ी ढलानों पर पारंपरिक तरह से खेती कर पाना मुश्किल है। झूम कृषि के लिए जमीन तैयार करने के लिए जंगलों को गिराकर सूखी खरपतवार को जला दिया जाता है। इस साफ उपजाऊ जमीन पर तब तक खेती की जाती है जब तक कि इसकी उत्पादकता व उर्वरकता खत्म नहीं हो जाती। झूम खेती का बहुत पुराने जमाने का तरीका है। इस तरह की खेती प्राचीन काल से होती आई है। आप इस तरफ के क्षेत्र को देख सकते हैं। ये क्षेत्र हरियाली और वृक्षों से भरा पूरा है, पर मेरी बाईं ओर का इलाका भी कभी हरियाली से भरा पूरा था। अब ये क्षेत्र स्थानीय लोगों ने बिल्कुल साफ कर लिया है और जंगल को नष्ट कर दिया है। जमीन को खेत बनाकर इन्होंने यहाँ मक्का लगा दी है। इस क्षेत्र का इस्तेमाल उन्होंने खेती में एक बार कर लिया और अब वो दूसरे क्षेत्र को खेती के लिए साफ कर रहे हैं। 8-10 साल बाद वो फिर इस क्षेत्र में खेती के लिए वापस आएंगे। 8 to 10 years to cultivate again to that particular place. इसका नतीजा विनाशकारी है। छोड़ी गई जमीन दूसरी बार खेती करने के समय तक अपनी उर्वरकता वापस लाने में असफल रहती है। नतीजतन इस क्षेत्र का पर्यावरणीय संतुलन पतन की ओर बढ़ रहा है। What we saw a barren land today was ये जो नंगे पहाड़ हम आज देख रहे हैं, 200 साल पहले यहाँ जंगल था, लेकिन झूम खेती के कारण ये जंगल नष्ट हो गया। झूम खेती के बाद जब लोगों ने ये इलाका छोड़ दिया, तब भी यहाँ घास के अलावा किसी तरह का वृक्ष नहीं उगा। जंगल फिर से लगाने का काम जंगल विभाग ने पिछले 20 वर्षों से शुरू किया है, पर जंगल को फिर से हरा भरा बनाने का काम पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी खराब हो गई है। बारिश में यहाँ की उपजाऊ परत बह जाती है और सर्दियों में आग के कारण मिट्टी का उपजाऊपन नष्ट हो जाता है। इसके बावजूद जंगल विभाग लोगों को जंगल के महत्व को समझाने और जंगल की रक्षा के लिए लोगों में जागृति पैदा कर रहा है। आग, जिसे कभी खासी समुदाय के सामाजिक सांस्कृतिक माहौल का महत्वपूर्ण अंग माना जाता था, आज चेरापूंजी के पर्यावरण के लिए परेशानी का कारण बन गई है। यह साबित हो चुका है कि घास के मैदानों में आग के कारण वे सारे बीज जल जाते हैं जिनसे वनस्पतियां दोबारा पैदा होती हैं। और शायद यही कारण है कि घास के मैदानों में फलीदार वनस्पतियां दिखाई पड़ती हैं और अन्य द्विबीजपत्री वनस्पतियां बहुत कम मात्रा में फलीदार वनस्पतियां मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती हैं। इन फलीदार वनस्पतियों के न होने के कारण नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जो कि पौधों और वनस्पति आवरण के पनपने के लिए एक पोषक तत्व है। वनस्पतियों के न होने से मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है, क्योंकि मिट्टी पेड़ पौधों को जड़ें प्राकृतिक रूप से बांध कर रखती है और उसे बारिश में बह जाने से बचाती है।
चेरापूंजी के घास के मैदान शीतोष्ण मैदानों जैसे दिखाई पड़ते हैं, जहां जैविक तत्वों का ज्यादातर हिस्सा पौधों की जड़ों में बंट जाता है। ये विपरीत परिस्थितियों में वनस्पति के जीने का एक अनुकूल तरीका है, खासकर जहां मिट्टी में पोषण तत्वों की कमी होती है। ऐसी स्थिति में जड़ तंत्रों का अधिक प्रसार होता है ताकि कम उपजाऊ भूमि से भी पोषक तत्वों को प्राप्त किया जा सके। ये बात साबित हो चुकी है कि चेरापूंजी में मिट्टी की स्थिति उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जैसी है। एक तरफ मिट्टी की पतली परत और दूसरी तरफ मिट्टी अपने पोषक तत्वों को संभाले रखने में असमर्थ, खासकर नाइट्रोजन और फास्फोरस। इन सभी दुश्वारियों के चलते चेरापूंजी में वनस्पति आवरण और मृदा संसाधन की दशा दयनीय हो गई है। यहां सर्दी के बाद भारी बारिशों का मौसम आता है। बहता हुआ पानी अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाता है, जमीन के पोषक तत्व भी, और इसीलिए कुछ खास तत्व जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि भी मिट्टी के तले ही निकल जाते हैं। इन तत्वों के न होने से ऐसी मिट्टी में पौधों की बढ़वार घट जाती है, खासकर ऐसी फसलों और पौधों में जिनकी बढ़वार तेज होती है। वनस्पति की कमी की वजह से जमीन में पानी भी नहीं रुक पाता, और इसीलिए जिन झरनों में पानी की आपूर्ति लगातार होती थी, वे अब झरने सर्दियों में सूख जाते हैं, और इसमें चेरापूंजी और आसपास के इलाकों में बड़े समय से पानी की कमी हो रही है। मेघालय कम गंधक वाले कोयले का प्रमुख उत्पादक रहा, जो कि काफी सस्ता है, और इसीलिए इसकी मांग बहुत है। यही वजह है कि यहां लगातार बड़ी मात्रा में कोयला खानों से निकाला जाता है और बाहर भेजा जाता है। चेरापूंजी में बड़ी मात्रा में चूना पत्थर की खदानें और चूना भट्टियां भी हैं। खदानों की खुदाई अवैज्ञानिक तरीके से बिना किसी नियंत्रण के चलती जा रही है, और इसी कारण पर्यावरण का बड़े पैमाने पर पतन हो रहा है। स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। यदि यही स्थिति बनी रही तो चेरापूंजी का पुनरुद्धार संभव नहीं रह पाएगा। समय के साथ साथ स्थितियों के बिगड़ने की संभावना अधिक है। सरकार तथा गैर सरकारी संगठन इस क्षेत्र के पर्यावरणीय पुनरुत्थान के लिए चिंतित दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत कठिन काम है। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर सुविचारित और वैज्ञानिक सूझबूझ की आवश्यकता है। सुधार का काम झूम कृषि के लिए लगाई जाने वाली आग को नियंत्रित करके शुरू करना होगा। फिर भी खेती की जमीन की उपलब्धता के लिए कुछ क्षेत्र को तो साफ करना ही होगा, परंतु इसके लिए खरपतवार को न जलाया जाए, बल्कि इसे ह्यूमस में तब्दील होने दिया जाए, जो मिट्टी की उर्वरकता को कई तरह से बढ़ाता है। जो क्षेत्र खेती के लिए और जंगलों के लिए उपयुक्त नहीं है, उन्हें घास के मैदानों के रूप में विकसित करना होगा। ऐसे कदम उठाने से मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने और बारिश के पानी को जमीन के नीचे जमा करने में सहायता मिलेगी। बारिश के पानी का अधिक से अधिक रिसाव हो सके, इसके लिए बड़ी संख्या में तालाब, पोखर और छोटे-छोटे बांध बनाने होंगे, और इन जलाशयों में बारिश का पानी इकट्ठा करना होगा, जिससे कि भूमि गर्भीय जलाशयों को पुनः जीवित किया जा सके। नतीजा इतनी जल्दी नहीं मिल सकता। इसी बीच हमें यहाँ के लोगों को बारिश के पानी को एकत्रित करने के तरीकों के बारे में बताना होगा, ताकि भविष्य में पानी की समस्या हल हो सके। और इसके साथ ही घरेलू इकाइयों को छत से बहने वाले पानी को एकत्रित करने और संचित करने की सुविधा भी प्रदान करनी होगी। हमें ऐसे अनुभवों से सीखना चाहिए, और इसी तरह ही हम चेरापूंजी की समस्या को सुलझा पाएंगे। जागरूकता, सही योजनाएं और सही तरीके से इनका पालन इस क्षेत्र में पानी की समस्या का हल है। यहां फिर से हरियाली होगी, जीवन स्तर में सुधार आएगा, पूरे साल पर्यटकों का आगमन रहेगा, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा, और फिर शायद बरसात भी वापस आएगी।